तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज से हम 9th एनसीईआरटी के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, जिसमें हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े कुछ सवालों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानने से पहले चलिए एक नज़र संख्या रेखा पे डालते हैं। देखिए, संख्या रेखा एक नॉर्मल रेखा होती है जिसके बीच में जीरो अवस्थित होता है और इसके दाईं तरफ जाने पे यानी कि राइट साइड जाने पे संख्याएं बढ़ती जाती हैं और बाईं तरफ जाने पे संख्याएं घटती जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीरो के दाईं तरफ जाने पे ये संख्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये अनंत पे पहुंच जाएंगी। और जब इसके बाईं तरफ जाएंगे तो ये संख्याएं घटती जाएंगी, जैसे -1 -2 -3 और इस तरह घटती घटती माइनस इनफाइनाइट माइनस अनंत तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए अब प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है, मतलब कि जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर के अनंत की तरफ चली जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गिनती की संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ एक से स्टार्ट होकर के ये अनंत की तरफ जा रही हैं। प्राकृत संख्या के संग्रह या समूह को हम n से दिखाते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर। अब अगर आप प्राकृत संख्या में बस एक जीरो को ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में आपने एक से स्टार्ट किया था, लेकिन अब इस बार आप अगर जीरो को भी उसमें डाल लीजिएगा, शामिल कर लीजिएगा, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत की तरफ चली जाती हैं। तो उसी तरह से जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल किया जाता है तो इस समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जीरो से स्टार्ट हो रही हैं और ये अनंत की तरफ जा रही हैं। अच्छा, पूर्ण संख्याओं के समूह को W से दिखाया जाता है। W मतलब होल नंबर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि n जो है वो प्राकृत संख्या का समूह है, उसमें बस हमने जीरो को ऐड किया है, तो ये W यानी कि पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया है। अब अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह में माइनस वाली संख्याओं को शामिल करते हैं, हमने पहले देखा कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जा रही हैं। हमने देखा कि जब उसमें जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब इसी पूर्ण संख्या में अगर हम माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लेंगे तो ये पूर्णांक हो जाएंगी। तो यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तब इस समूह को पूर्णांकों का समूह कहा जाता है और इसे Z से दर्शाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ जीरो के दाईं तरफ भी 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक पूर्णांक हैं और इसके बाईं तरफ भी -1 -2 -3 -4 करके ये माइनस इनफाइनाइट तक पूर्णांक है। जैसा चित्र में भी दर्शाया गया है कि W जो है वो पूर्णांकों का समूह है। जब इसमें हम माइनस वाली संख्याएं -1 -2 जैसी संख्याएं शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्णांकों का समूह बन जाता है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हम इसमें दशमलव वाली संख्याओं को नहीं लेते हैं। हम इसमें 0.5 को शामिल नहीं करेंगे, हम इसमें 1.5 को शामिल नहीं करेंगे, हम इसमें -0.78 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दशमलव में है और पूर्णांक में पूर्ण अंक होता है, मतलब वो दशमलव में नहीं होती है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्णांकों में हम दशमलव वाली संख्याओं को शामिल नहीं करते हैं। देखिए, हमने प्राकृत संख्या के समूह को n से दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि n मतलब नेचुरल नंबर। हमने पूर्ण संख्याओं के समूह को W से दिखाया। W मतलब होल नंबर। लेकिन हमने पूर्णांकों के समूह को Z से दिखाया। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि Z जो है वो एक जर्मन शब्द जेहलीन से आया है, जिसका मतलब होता है गिनना। तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए इस कहानी के सबसे मेन किरदार से रूबरू होते हैं, जो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो
कोई भी संख्या जिसे हम अंश बटा हर या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर जो हो वो 0 छोड़ के कुछ भी हो, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 जो है वो 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ इसका जो हर वाला हिस्सा है यानी कि नीचे वाला हिस्सा 1 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 2 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से -501 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -501/1 के रूप में से लिख सकते हैं, और इसका निचला वाला भाग 1 है, 0 नहीं है। तो जब भी आपको परिमेय संख्या बताना हो कि है या नहीं है, तो बस आप देखिएगा कि उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, और उसका बट्टा का जो नीचे वाला अंक है वो 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है तो वो निश्चित तौर पर परिमेय संख्या होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि यहाँ 1/2, 3/4, -2000, 5/2006 ये सभी जो है वो परिमेय संख्याएँ हैं। परिमेय संख्याओं के समूह को R से निरूपित किया जाता है। R मतलब रैशनल नंबर। अब एक सवाल है, क्या 0.5 एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल 0.5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0.5 को का अगर हम दशमलव को एंड करना चाहें तो ये 5/10 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको बट्टा में लिख दिए, लेकिन इसका हर जो है वो 0 नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या की दोनों शर्तों को फुलफ़िल कर रहा है। एक तो ये इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं, और दूसरा इसका बट्टा का जो नीचे वाला हर है वो 0 नहीं है, इसलिए ये 0.5 एक परिमेय संख्या है। अब सवाल है कि क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल 0 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ कुछ 8 भिन्न दिए गए हैं। अगर आप इसका मान निकालें तो देखिए 0/-1 का मान आएगा 0, 0/-2 का मान 0 आएगा, इसी तरह इसका मान भी 0 आएगा, और 0/-4 का मान भी 0 आएगा। इसी तरह से 0/1 का मान 0 आएगा, 0/2 का मान 0 आएगा, इन दोनों का भी मान 0 आएगा। तो देखिए 0 को हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ इसका हर जो है कभी -1 है, कभी -2 है, कभी 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 0 तो नहीं है। ऊपर 0 रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस भिन्न का नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से 0 को हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, जिसका हर जो है वो 0 नहीं है, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब चलिए तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो जिन परिमेय संख्याओं का मान समान होता है उसे तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 10/20, 25/50, 47/94, इन तीनों को अगर आप सरल करिएगा तो इसका मान कट करके 1/2, 1/2 और 1/2 आएगा। तो इस तरह से इन तीनों का मान बराबर है, इसलिए तीनों तुल्य परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अभी तक हमने जो भी सीखा उसे इस डायग्राम के रूप में अच्छे से याद किया जा सकता है। जैसे कि प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं और ये इनफाइनाइट या अनंत तक चली जाती है। जब इसी प्राकृत संख्या के समूह में हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाती हैं होल नंबर्स का समूह, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समूह। इन्हीं पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम नेगेटिव वाली पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये हो जाती हैं पूर्णांकों का समूह या इंटीजर्स। और जब इन्हीं इंटीजर्स में हम बट्टे वाली या भिन्न वाली संख्याएं जोड़ देते हैं तो ये हो जाती हैं परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, और जितने भी पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो इसे आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इन्हीं से अधिकतर सवाल हल होंगे। तो चलिए कुछ सवालों को भी हल कर लेते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो यहाँ पे 0 पे ध्यान दीजिए। 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? तो नहीं, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब है जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है उनमें से 0 को छोड़कर सभी प्राकृत संख्याएं होती है। इस तरह से ये असत्य है। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए आप।
ये जो है वो ये पूर्णांकों का समूह है। ये वाला जो बड़ा वाला गोला है ये पूर्णांकों का समूह है। और ये किसके अंदर है? ये परिमेय संख्याओं के समूह के अंदर है। इसका मतलब है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। इस प्रकार ये जो कथन है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? तो ज़रा आप 0.5 पे ध्यान दीजिए। हमने अभी देखा कि 0.5 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 0.5 क्योंकि ये दशमलव में है, इसलिए ये एक पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से ये कथन असत्य है। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। किनके किनके बीच? 1 और 2 के बीच। तो देखिए 5 परिमेय संख्याएं निकालना है तो इसमें 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से 5 में 1 हम जोड़ दिए तो 6 आ गया। अब 6 आया तो 6 को हम 6/6 लिख दिए। अगर यहाँ मान लीजिए 7 आता तो यहाँ 7/7 लिखते हैं। अगर 7 रहता तो 7/7 लिखते हैं। जैसा भी जोड़ के आएगा उसको बट्टा में लिख देंगे। क्योंकि हमारा यहाँ 6 आया है तो हम 6/6 लिखेंगे। अब देखिए 6/6 को 1 और 2 से गुना कर देंगे। गुना करने पे हमको मिलेगा 6/6 और 12/6। तो 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमको अब निकालना है। तो 6/6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 और सब के नीचे में हम 6 बटा में 6 दे देंगे। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं बनी? 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इसके बाद 12/6। तो 12/6 नहीं लेना है, 6/6 और 12/6 नहीं लेना है। जो बचा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये सभी आंसर हो गए इसके। तो इस प्रकार से 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब एक चीज़ आप गौर करिएगा कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आशय ये है कि अगर 1 और 2 अंक है तो इनके बीच में ऐसा नहीं है कि 100 या 1000 ही अंक होंगे या संख्याएं होंगी। इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं जिन्हें आप नहीं गिन सकते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, तो क्या कोई और संख्या बची रही? तो बिल्कुल, एक और तरह की संख्याएं बची रहीं जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिसका हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।